guys, I welcome you all on the YouTube channel of Crazy GK Trick। आज की इस क्लास में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कितने सारे क्वेश्चंस करे थे। मैंने आपको बताया भी था कि इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। एग्जामिनर किन किन चीज़ों को चेक करता है जब वो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछता है। तो आई होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज के सेशन में अगेन हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पहले कॉपी में 1 to 15 तक नंबरिंग कर लेना, एंड जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाए मुझे बताना ज़रूर कि 15 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट मार्क करें। ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों का नॉलेज बेस कितना है। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑल्दो जो स्टूडेंट्स मेरे कोर्स में शेड्यूल्ड है वो लोग तो ठीक है, मुझे उनका पता है नॉलेज बेस कहाँ पर है, कितना है। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे पता होना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स के वीक एरियाज़ क्या है, कितना वो लोग कर पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है डियर स्टूडेंट, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और उसका जवाब देने की कोशिश करो। क्वेश्चन में लिखा है आई डैश हिम टू यूज माई बाइक टू गो टू द ऑफिस। मैंने उसको अपनी बाइक दे दी कि भाई ले जा, बाइक ले जाओ और चले जाओ ऑफिस। तो बाइक देने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? ग्रांट, अलाउ, एडमॉनिश, सैंक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वोकैब बेस्ड है। अगर आपको इन चारों वर्ड्स का मतलब पता होगा तभी आप अपने सही आंसर पे पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर जय माता दी 1, जय माता दी 2। हमें जय माता दी नहीं करना है एग्जाम में, हमें लॉजिकली आंसर देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 by 1। ग्रांट का मतलब होता है जैसे कोई राजा वगैरह रहते थे पुराने ज़माने में, वो क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को ग्रांट में चीज़ें देते थे, तो यहाँ पे ग्रांट होगा नहीं। अलाउ मतलब होता है किसी को अपनी परमिशन दे देना। एडमॉनिश का मतलब होता है हिंदी में डांटना, है ना, जैसे आपकी माताएं, आपके पिताश्री भी आपको डांट देते होंगे कभी कभी फ़ोन पे। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना किसी पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अलाउ। मैंने अपने दोस्त को क्या किया, अलाउ किया कि ले जा भैया मेरी बाइक ले जा और अपने ऑफिस चले जा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, देखते से ही आपका सही आंसर बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द डैश ऑफ द रोड। जो एक्सीडेंट हुआ था वो रोड के कहाँ? इन द वे ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द साइड ऑफ द रोड या पाथ ऑफ द रोड। इन द मिडल ऑफ ये एक फ्रेज होता है। इन द मिडल ऑफ क्या होता है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है के बीचों बीच, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रोड के बीचों बीच हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द डैश रिमार्केबल केसेस आई हैव हैंडल्ड। यहाँ पे एग्जामिनर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन चेक करना चाह रहा है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं। पता होना चाहिए आपको कि वन ऑफ द के बाद आप लोग जो भी नाउन लगाते हो वो कौन सा आता है, प्लूरल आता है। कौन सा आता है भाई, प्लूरल। और वन ऑफ द के बाद यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, एडजेक्टिव आना चाहिए। अब इधर लिखा है द, आप सभी को पता होगा एडजेक्टिव पढ़ा है तो द प्रेपोजिशन हम यूज करते किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। किसके लिए भाई, सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मोस्ट। द के साथ कंपैरेटिव तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हम ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे द के बाद आ जाएगा मोस्ट रिमार्केबल केसेस। ये नाउन प्लूरल है, इस नाउन के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एडजेक्टिव, और वो क्या है, मोस्ट। मच मोर भी नहीं होगा और मच भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है डैश रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। कौन सी रिवर्स में साल भर पानी रहता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एफिर्मल, पेरिनियल, सीजनल या फिर क्रॉनिक। अगर आपको इन चारों का मतलब पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हो। एफिर्मल का हिंदी में मतलब होता है क्षणिक, क्षणभंगुर, है ना। जैसे पानी का बुलबुला आपने देखा है, पानी का बुलबुला क्षणिक होता है, बिल्कुल टच करो हट, है ना। तो एफिर्मल मतलब होता है क्षणिक। पेरिनियल मतलब पता है होगा आप लोगों को, रिवर्स के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। सीजनल, सीजनल जैसे अभी गर्मी का टाइम है, जो चीज़ सीजन में चले, वाटरमेलन क्या सीजनल फ्रूट है।
क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से चले आ रहा हो, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरिनियल रिवर्स। दो टाइप की रिवर्स होती है, एक रिवर्स वो होती है जिनमें साल भर पानी रहता है, जैसे आपको पता है अपनी गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसी रिवर्स जिनमें साल भर पानी रहता है, और कुछ रिवर ऐसी रहती है जिनमें बारिश की वजह से ही पानी होता है। अगर बारिश नहीं होगी तो वो नदियाँ सूख जाती है, जैसे नर्मदा वगैरह की बात करें तो ये रिवर्स कौन सी रिवर्स है जो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर। हमें बताना था वो रिवर जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, तो उसे हम कहते हैं पेरिनियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसमें आपका ज्योग्राफी का नॉलेज भी चेक हो गया देखा जाए एक तरफ से। तो नाउ नेक्स्ट है आवर सैलरीज डैश इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। हमारी जो सैलरीज है वो बढ़ गई पिछले सालों से। सैलरीज प्लूरल है तो सिंगुलर तो यूज होगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब, इसे हटाओ। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, हैव। आवर सैलरीज हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, क्या होगा, आवर सैलरीज हैव इंक्रीज ओवर द ईयर। आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस चलता है पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस चल रहा है तो यहाँ पर होगा हैव इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है द कल्प्रिट्स शुड नॉट बी अलाउड टू डैश इजीली। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है भाई, फ्रेजल वर्ब पे। फ्रेजल वर्ब पे आपको पिछली बार भी मैंने कहा था वीडियो में कि इस पे बेस्ड कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे इधर आप ध्यान से देखो क्या यूज किए वर्ब्स, गेट के साथ इन, ऑन, अवे, अप। अब अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। वन बाय वन आपको मैं बता देती हूँ। गेट इन का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, क्या होता है, टू रीच पर्टिकुलर प्लेस। जब किसी जगह पर आप पहुंचते हो तो उसके लिए हम कहते हैं गेट इन। गेट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार होना, क्या होता है, टू रेडी टू फाइट समथिंग, टू रेडी टू फाइट फॉर समथिंग, है ना। गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, क्या होता है भैया, भाग जाना। गेट अप, ये तो बोला ही होगा स्कूल में आपकी मैडम ने, गेट अप, क्या कर रहे हो पीछे बताओ मुझे, है ना। गेट अप मतलब खड़े हो जाओ, है ना, खड़े होना। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गेट अवे। कल्प्रिट्स को भाग देना नहीं चाहिए, हमें उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो इजीली भाग जाए, तो करेक्ट आंसर होगा गेट अवे। अब आपको ये कैसे पता चलेगा गेट अवे के गेट अवे सही है बाकी आंसर्स गलत है, तब जब आप लोग फ्रेजल वर्ब्स को याद करके उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। ऐसे आप लोग रट्टा मार लोगे तो भूल जाओगे कुछ समय बाद, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, द पुलिस डैश हेलमेट ले ऑन द टेबल। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा। पुलिस ऑफिसर का जो हेलमेट था वो कहाँ पे पड़ा था, टेबल पर पड़ा था, पुलिस ऑफिसर का हेलमेट। अब आप खुद ही बताओ, यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन की, पुलिस ऑफिसर का, तो जब भी हमको पोजीशन बताना होता है तो हम क्या करते हैं, इस वर्ड में अपोस्ट्रोफी जोड़ देते हैं, सिंपल वर्ड था। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके आखिरी में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, जैसे गर्ल्स कॉलेज की बात करूं, इसका पोजीशन बताना होता है तो हम क्या लगाते हैं, डायरेक्टली एस के बाद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिसर, ये तो हिसिंग साउंड है ही नहीं, हिसिंग साउंड नहीं है तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन डी को। द पुलिस ऑफिसर्स हेलमेट ले ऑन द बेड। नाउन पे बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जामिनर चेक कर रहा था कि आपको पॉजिटिव केस का नॉलेज है कि नहीं। आई होप सभी ने सही आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द कस्टमर्स डैश द कंपनी विथ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइस इंक्रीज। जो कस्टमर्स थे भैया कंपनी में कंप्लेन करने लगे भर के कि आपने यार ये क्या करा है, इतनी सारी प्राइस इंक्रीज क्यों कर दी है, कंप्लेन करने लगे, है ना। अब आप मुझे बताओ क्या कस्टमर फेल हो रहे, क्या पास फेल की तो बात हो नहीं रही, हटाओ इसे। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, कस्टमर्स आलोचना कर रहे क्या, हो सकता है। फ्लडेड का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही अति क्वांटिटी में एकदम से आ जाए, उसे हम कहते हैं फ्लडेड। होर्डेड मतलब होता है किसी चीज को जमा करना, जैसे लोग अपने घर में कर लेते हैं ना, गलत इलीगल चीजों को जमा करके रख लेते हैं फिर उसे बेचते हैं, तो यहाँ पे जमा होने की भी बात नहीं हो रही है। ऑप्शन बी या सी में से करेक्ट होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंपनी को क्या मिल रहे, कस्टमर्स की बहुत सारी
कंप्लेंट्स की बाढ़ आ रही है, मतलब यहाँ से भी कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, वहाँ से भी कर रहा है, वहाँ से भी कर रहा है, हर जगह से कस्टमर की क्या आ रही जा रही है, हमें कंप्लेंट्स की बाढ़ आती जा रही है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लडेड। ठीक है, नेक्स्ट है द पैसेंजर्स डैश लेफ्ट Paris at 6, arrived in Rome an hour later। अब यहाँ पे लिखा है भैया द पैसेंजर्स। सेंटेंस में मैं बात करूं कि क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे मैडम सब्जेक्ट है। वो पैसेंजर जो पेरिस एयरपोर्ट पे 6 बजे पहुंचे थे वो रोम जाएंगे 1 घंटे बाद। अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद रोम पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, विच, whom, who और whoever। आप सभी को पता होगा विच हम यूज करते हैं जब हमें सिलेक्शन की बात होती है या फिर नॉन लिविंग केस की बात होती है। whom हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए, प्रोनाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा whom का यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए। who को यूज करते हैं हम सब्जेक्टिव केस के लिए, और whoever भी सब्जेक्टिव केस के लिए यूज किया जाता है जब स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं हो, तो फिर हम क्या यूज करते हैं whoever। बट यहाँ पर तो हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स जो पेरिस एयरपोर्ट छोड़ चुके थे, लेफ्ट। तो यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो पैसेंजर्स जो पेरिस एयरपोर्ट पे थे, अराइव्ड हुए थे एयरपोर्ट पे, वो रोम पहुंचे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे द पैसेंजर्स नहीं होता तो फिर आप क्या करते, तो फिर आपका करेक्ट आंसर होता whoever। क्या होता, whoever, क्योंकि हमको नहीं पता कि आगे सेंटेंस में नाउन क्या है, हमारे पास नाउन भी गिवन नहीं है और हमें सब्जेक्टिव केस भी चाहिए, तो फिर हम लगाते whoever left Paris airport at 6, arrived in home an hour later। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर बैच। ये जो बैच है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो इस बैच को आप परचेस कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको इसमें डिटेल में पढ़ाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हम इसमें अभी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस बैच को परचेस करना चाहते हो तो आप AMCGT ये हमारा प्रोमो कोड है, इसे लगाओगे तो आपको पूरा नेट 20% ऑफ मिल जाएगा। इस कोर्स के थ्रू आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो इस प्रोमो कोड को लगा के, तो परचेस कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द वास ब्रोक डैश पीसेस व्हेन सिमरन ड्रॉप्ड इट। जो वास था, वास आप सभी को पता है फ्लावर पॉट को कहते हैं। ठीक है, ये जो वास था भैया वो टूट गया जैसे ही सिमरन ने उसको छोड़ा। अब बताओ, ब्रोक, फ्रॉम तो हिंदी में मतलब होता है से, अमंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, है ना। तो अमंग भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, बच रहा है इन या तो इनटू। ब्रेक इन का मतलब और ब्रेक इनटू ये दोनों ही फ्रेजल वर्ब भी होती है। जब कोई इंसान किसी के घर में डकैती करने के लिए या चोरी करने के लिए घुस पड़े तो उसे हम कहते हैं ब्रोक इनटू, है ना। बट यहाँ पर हम ध्यान से देखें, द वास ब्रोक इन पीसेस होगा कि इनटू होगा। अब वास है, जैसे इसको आप फेंकोगे तो इसमें क्या हो गया, मूवमेंट्स होगा। जब भी मूवमेंट्स होता है ना, वहां पर हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इनटू। इन प्रेपोजिशन तब यूज होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के अंदर इनक्लोज्ड हो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ये कप है, कप के अंदर मैं ये पेन डाल दूं तो ये पेन क्या है, इनक्लोज्ड है, किसके अंदर, इस कप के अंदर। तो जब कोई चीज किसी के इनक्लोज्ड होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इन। हमें बताना था मूवमेंट, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इनटू। क्या हो जाएगा, इनटू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस, इट इज वेरी डैश। कहा जा रहा है कि सावधान रहो, इस ग्लास को गिराना मत, ये बहुत ही डैश है। अब आप खुद ही बताओ मुझे, किसी ग्लास को तोड़ने के लिए मना किया जा रहा है, केयरफुल रहने की बात की जा रही है, मतलब वो कांच का ग्लास होगा, बहुत ही ज्यादा नाजुक होगा, तभी हम उसे कह रहे हैं कि भैया केयरफुली इससे डील करो। नाजुक होगा तो ये रिजिड तो हम हटा देंगे, रिजिड का मतलब होता है कठोर, है ना। रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर। हार्ड का मतलब भी वही होता है, ये भी हटा। अब ग्लास कभी स्मूथ तो हो नहीं सकता, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेगाइल।
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेगाइल का मतलब होता है नाजुक, है ना, जो चीज इजीली टूट जाए ना उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजाइल, है ना, फ्रेजाइल या फ्रेगाइल जो भी कह लो, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, इट इज वेरी फ्रेजाइल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12। द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट हैज डैश इम्पैक्टेड द एनवायरमेंट। जो डेवलपमेंट हुआ है रियल एस्टेट का उसने इम्पैक्ट किया है एनवायरमेंट को। कैसा इम्पैक्ट किया है, अब आपके लिए 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज डैश इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड किया है, कैसा इम्पैक्ट किया है, उसके लिए 4 ऑप्शन है। देखो आप सभी को पता है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद सारी चीज़ें एक्सपांड करती जा रही, रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, बहुत सारी नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, लोग बड़े बड़े घर बना रहे हैं। उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे क्या होगा, हानिकारक नुकसान ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पेड़ बचा दोगे और घर बना लोगे उसके ऊपर ही, पेड़ काटना पड़ेगा तभी तो आप घर बना पाओगे। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो भी वर्ड आएगा उसका टोन होना चाहिए क्या, नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए तो पॉजिटिवली हट गया, कन्वीनियंटली हट गया, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या आंसर नैरोली हो सकता है कहीं से कहीं तक। नैरोली मतलब होता है सकरा रास्ता जहाँ जाने की जगह ना हो, है ना। अब नैरोली नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एडवर्सली। एडवर्सली मतलब होता है बहुत ज्यादा गलत तरीके से, है ना। जब भी एडवर्सली वर्ड हम यूज करते हैं दैट मीन्स जब किसी चीज का परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्सली। द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड द एनवायरमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंदन इज डैश यूरोपियन सिटी। लंदन क्या है भैया, यूरोपियन सिटी। आप सभी को पता है अपने कॉन्टिनेंट्स में यूरोप कहाँ पर है और यूरोप के अंदर ही क्या आता है, हमारा लंदन आता है। यूरोपियन, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम यूरोपियन AEIOU ये क्या है आपके वॉवेल्स है। वॉवेल्स है तो इसके पहले हम क्या लगा लेते हैं, आर्टिकल N लगा लेते हैं। नहीं, ये कंसेप्ट आपका गलत है। कभी भी हम AEIOU को देख के वॉवेल नहीं लगाते, हम उसके साउंड को पहचान के वॉवेल यूज करते। अगर आपका साउंड क्या है, वॉवेल है, क्या है भाई आपका साउंड, वॉवेल है। साउंड वॉवेल का मतलब क्या हुआ, हिंदी के जितने भी स्वर होते हैं ना, जो आपके 13 स्वर होते हैं, अ आ ई उ ऊ ए अम अह, ये सारे स्वर क्या होते हैं आपके, वॉवेल साउंड होते हैं। जब भी वॉवेल साउंड आता है तब हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल N। और जब भी हमारा व्यंजन का साउंड आता है, किसका साउंड आता है भाई, व्यंजन का, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहते हैं भाई, कॉन्सोनेंट साउंड। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल A। दैट मीन्स यहाँ पर हमको यूरोपियन चेक करना है कि यूरोपियन का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, यूरोपियन, इसी तरीके से लिखूंगी। यह क्या होता है, स्वर की व्यंजन, आप बोलोगे मैडम व्यंजन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको आर्टिकल क्या यूज करना था, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल की जरूरत थी बिल्कुल हमें यहाँ पे, तो नो आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट है, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so dash that everyone knows and remembers them। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी डेट्स है या ऐसे पीरियड ऑफ टाइम है हिस्ट्री में, इस दुनिया में घटित हुए हुए, जो इतने ज़्यादा डैश है कि सभी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट होगी तभी जानकारी उसकी रखना चाहिए। ट्रिवियल का मतलब तो होता है तुच्छ, तो तुच्छ होगी तो फिर हम उसको याद ही क्यों करें भैया। हाँ, जब कोई चीज़ तुच्छ है तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वर्ड होगा नहीं, है ना। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसके लिए हमको यहाँ पे वर्ड यूज करना है, कोई पॉजिटिव वर्ड। रिप्रेजेंटेटिव तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक, रिप्रेजेंटेटिव कहीं से कहीं तक नहीं होगा। सिग्निफिकेंट बिल्कुल आंसर सही है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। मोमेंट्री का हिंदी में मतलब होता है क्षणिक, है ना, क्षण भंगुर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। क्वेश्चन 14 हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वन सेल्फ, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ या इटसेल्फ। हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
यूज़ करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा नाउन क्या है। हमने देखा यहाँ पे चिल्ड्रन है, दैट मीन्स क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या यूज़ कर लेंगे, themselves। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, तो सेशन यहीं पे ही वाइंड अप कर रहे हैं। आप लोग बताना ज़रूर कि आउट ऑफ 15 आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए सेशन रिकॉर्ड करने में, आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाने में। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।